अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। और जनाब, हम दिन का आगाज़ करते हैं अच्छी अच्छी खबरों के साथ। और खुशी इस बात की है कि पिछले कई अयाम से हमें जंग की खबरों से शुरुआत करनी पड़ती थी, लेकिन अब वी आर हियर फॉर द राइट रीजंस। हम मुज़ाकरात में पेश हैं। सारी दुनिया, चाहे वो क्रेमलिन से वाशिंगटन तक हो और तेहरान से वो रियाद तक हो, सब हमारी ही बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कैरोलिन लेविट ये भी कह रही हैं कि हम वाहिद सालिस हैं जो इसमें सरगर्म हैं। सभी लोग पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी सिफारतकारी की तारीफ़ कर रहे हैं। तफसीलन भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी उरूज पर है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदिया और फील्ड मार्शल ईरान पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू की। उधर ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला सतह का वफ्द भी उनके साथ था। पाकिस्तान वफ्द की तेहरान आमद अमरीका और ईरान के माबैन पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का हिस्सा है और पाकिस्तानी वफ्द जारी सिफारती और सालसी कोशिशों के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। दूसरी जानिब ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में होने का इम्कान है और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर नुमाइंदा शामिल होंगे। और ये वही दोनों अतराफ से, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से वही वफ्द हैं जो पहले मरहले में शामिल हुए थे। इसी पर हमने बात करनी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। ब्रिगेडियर साहब, गैर मामूली मनाजर हैं, गैर मामूली जो है सिफारतकारी सामने आ रही है। तारीफ़ें तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन अवामी सतह पर भी इसकी बड़ी एक्नॉलेजमेंट है कि इस वक्त भी जबकि मायूसी फैलने लगी थी और सोचा जा रहा था कि पहले मरहले के बाद कोई दूसरा मरहला नहीं होगा, एकदम फिर से माहौल सामने आ गया है। और उसमें हमें नज़र आ रहा है कि फील्ड मार्शल एक जानिब तेहरान में मौजूद और दूसरी जानिब हमारे वज़ीर आज़म जो हैं सऊदी अरब में मौजूद है। कैसे देखते हैं आप इसको? आई थिंक दिस इज हिस्टोरिक। और अगर आप देखें, ये तो वॉर अफेक्टेड जोन है और उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। आपको पता है कि एक बड़ा हाई रिस्क विजिट था, क्योंकि आप एक वॉर जोन में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे जो स्पेशली डिट्रैक्टर्स हैं, लाइक सहूनी लॉबी है या भारत में लोग बैठे हुए, वो बिल्कुल आई वुड से जहन्नम की आग में जल रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज इन दैट सेंस, दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईरान में अगर आप देखें, युगलेशन है तेहरान में इस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज थी, आपने देखा एयरपोर्ट पे फील्ड मार्शल जब पहुंचे हैं वहाँ पे, तो किस गर्मजोशी से इस्तेमाल किया गया, नॉट रियलाइजिंग कि पीपल डोंट रियलाइज कि शायद पिछले आई थिंक 40 दिनों में आई डाउटेड कि ये 2 से 3 घंटे पर नाइट इनकी स्लीप है। मतलब सोना, आप सोच रहे हैं क्या होगा कि रात को पहुंचता है मिडनाइट डेलीगेट इस्लामाबाद में, वहाँ पे स्माइलिंग फेस के साथ मिलते हैं, सुबह सवेरे अमेरिकन आते हैं तो वहाँ पे शाश बशाश दिखाई। एंड दिस इज पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, आई थिंक राइटिंग हिस्ट्री। दूसरी तरफ आप देखें, रियाद में बड़ा आई थिंक पुरजोश खैर मकदम होता है और सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप जो है इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी तारीखी और स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के सऊदी सोशल मीडिया देखें तो ऐसे लगता है कि शायद आप पाकिस्तान पहुँच गए। और इसी तरीके से जो खित्ते में अभी शिफ्ट हो रही है, पावर शिफ्ट, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। बाकी इस्लामाबाद बिकमिंग अ कैपिटल ऑफ पीस, ये डेफिनेटली साहब ने मेंशन किया कि जापान से लेके ब्राज़ील अगर आप लाइन खींचें और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया और रशिया से श्रीलंका, तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इसको अप्रिशिएट किया जा रहा था। सिर्फ 3 एंटिटीज थी जिनको बड़ी सख्त तकलीफ थी। एक तो हमारे जैसे हमसाए हैं दिल्ली वाले, फिर ख्वारिज हैं काबुल जिनका से कोई हैसियत नहीं है, एंड देन वाज बेसिकली जो ज़ायनिस्ट लॉबी है इजराइल, बिकॉज़ दे नेवर वांटेड। और आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोस आई हैं किस तरीके से शाउट करते हैं इनके एंकर्स, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आग में जो है वो भस्म हो गए। एंड देन देयर वाज न्यू कॉन्स इन यूएस जिन्होंने नेतन्याहू की लड़ाई लड़ी। तो अदरवाइज आई थिंक आज अगर आप सर्वे कराएं तो 99% ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज राइटिंग हिस्ट्री।
अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले 16 तारीख दी गई, आज 16 है, और फिर 21 तारीख का बताया जा रहा था जो कि अगले हफ्ते दिखाई दे रही है, जिसके बारे में अब निशानदेही होना शुरू हो गई है। आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में टॉक्स दोबारा से वैसे ही शुरू होंगी, क्योंकि कैरोलिन लेविट भी ये कह रही हैं कि जो वाहिद सालिस है इस पूरे मुज़ाकरात के अमल में वो पाकिस्तान है, और जो पहले सेटअप था, जैसी पहली पोजीशन थी पाकिस्तान की, वही पोजीशन दोबारा, वही किरदार दोबारा जो है पाकिस्तान अदा करेगा। जी बिल्कुल। वैसे तो जो आई थिंक पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वुड वांट कि जितना जल्दी ये मुज़ाकरात हों, इस्लामाबाद 2 जिसको कहा जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि एक वॉर टाइम डिप्लोमेसी जो है और नेगोशिएशन प्रोसेस है, इसके अंदर मीडिएशन को बड़ा टाइम भी लगता है, और मेरे ख्याल में ये इट विल बी अ रिकॉर्ड कि अगर ये 21 को हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम। दूसरा, हमारी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप, अभी आप देखें कि 3 pronged स्ट्रेटजी है, उसमें जितने भी हमारे दोस्त थे, स्पेशली जिन्होंने आई थिंक अमन के लिए पाकिस्तान का हाथ थामा और फिर पाकिस्तान को आई थिंक लीडिंग रोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सऊदी अरेबिया सरफहरिस्त है, फिर तुर्किया है, आई थिंक शहबाज साहब वहाँ भी जा रहे हैं, इधर यहाँ पे मुलाकातें होंगी प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान से, फिर इस तरीके से कतर है, इजिप्ट है, एंड देन ऑफ कोर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जहाँ पे आई थिंक स्टार्ट में ही सागदार साहब गए थे। तो ये आई थिंक दिस वुड हैव रिक्वायर्ड टाइम। इसमें आई एम श्योर हाईएस्ट लेवल पे बातचीत भी होनी है, कॉन्फिडेंस मजीद बिल्ड किया जाएगा, और शायद जो है जो बैठक होगी उसमें लीडरशिप लेवल भी बढ़ जाए। ये भी स्पेकुलेशन है। हम मनाजिर में तो देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ जिस खुशदिली से मिला जा रहा है, उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह पुरतपाक अंदाज में फील्ड मार्शल का भी तेहरान में इस्तकबाल किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो एक ख़बर और आई है वो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात का रब्ता हुआ है ईरान के साथ, तेहरान के साथ, और उसमें जंगबंदी और इन अमूर के हवाले से, जंग के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। इसको कितनी बड़ी पेशरफ देख रहे हैं आप? ये देखें, यूएई एक तो पाकिस्तान यूएई रिलेशनशिप आई थिंक हैज बीन ब्रदरली, डिस्पाइट के कुछ लोग इसके अंदर आई थिंक डंड डालने को, इंशाल्लाह वो नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें दोनों साइड से, चाहे पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग अप यूएई या यूएई की आई थिंक बरादराना सपोर्ट रही है टाइम ऑफ क्राइसिस, तो इसमें ऐसे हमें तो कोई शक नहीं था। दूसरा, डेफिनेटली यूएई वाज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वॉर, और वो बिल्कुल सामने अगर देखें अक्रॉस द गल्फ ईरान के, तो ये जो नई डेवलपमेंट आई थिंक देयर इज अ ग्रेटर रियलाइजेशन, डिस्पाइट कि जयशंकर साहब ने बड़ी कानों में जाके फूंके मारी कि ये बेसिकली अगर खित्ते में आपने चलना है तो वी हैव टू, दैट्स द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स की मैं बात भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें शायद प्री मैच्योर होगा, लेकिन जो असेसमेंट यही है कि एक मुस्लिम आई वुड से कि अरेंजमेंट करने ऑर्गेनाइजेशन इन द मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, एंड देन हमारे जो ब्रदर्स हैं कतर, यूएई, ओमान भी आ सकता है। तो ये एक आर्किटेक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आई थिंक कुछ हिंट्स आई हैं सऊदी अरेबिया से। मैं खुद परसों था एक सऊदी चैनल पे कि प्रॉब्ली वी नॉट नीड एनीबॉडी एल्स, और जरूरत नहीं है। जब आप आपस में किसको, लेट्स से मिडिल ईस्ट में जो गल्फ रीजन है उसको किससे थ्रेट थी या बनाई गई थी, ईरान से, ईरान कौन से, तो इफ देयर इज नो थ्रेट देयर इज नो रीजन फॉर एनीबॉडी एल्स टू स्टे। और ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी ने इस्तेफा किया है रीजन के साथ, they wanted to burn it down to ground, वो इंशाल्लाह ताला एक तो डेंट हुआ है, and you will find Pakistan as a leader in the region, और बड़े I think this is going to be a new era। ये तो आया है, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है, सबको पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो ब्लॉकेड है और इसके अलावा जो चार्ज है आबनाए हुर्मज़ का ईरान के पास, इसको कितना देख रहे हैं, कितना अफेक्टिव है इस वक्त, और कौन जो है ज़्यादा काबू रखने में कामयाब रह रहा है? डेफिनेटली ओवरऑल तो जो वॉर की असेसमेंट है आई थिंक बाय जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कह लें या ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट्स हैं, इवन यूएस में पहले भी बात हुई थी, इसमें कल मैकग्रेगर हैं, स्कॉट रिटर है, जॉन मार्शैमर हैं, प्रोफेसर जेफरी सैक्स हैं, ये बड़े नाम हैं। तो दे वर सेइंग स्ट्रेटेजिक एक्चुअली यूएस लॉस्ट। अभी इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज आगे नेगोशिएशंस होनी है, लेकिन आई वुड से कि अल्टीमेटली जब पीस होगा तो फिर ये जो कंट्रोल्स हैं उनकी शायद जरूरत ही ना पड़े। जब देखें फ्री व्हेन यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन, इस्लामाबाद से आप बैठे और आप इस्तांबुल आ जाएं, या आप इस्तांबुल से यू ट्रैवलिंग बाय रोड टू रियाद, और रियाद से फ्लाइट्स चल रही हो तेहरान की, तो फिर आई डोंट थिंक सो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये जरूर है कि नेगोशिएशन में 4 बड़ी फेजेस होती हैं, जस्ट डिस्क्राइब। एक तो आई थिंक जो कूल डाउन करने की फेज जिसे पाकिस्तान ने किरदार अदा किया टू स्टॉप द वॉर और इंटरवेंशन की है,
दूसरा फिर आ जाती है एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ब्लैकमेलिंग फेज भी कहलाती है कि दोनों साइड जो है मैक्सिमम प्रेशर डालती हैं, लेकिन नॉन काइनेटिक है। देखिए अभी शूटिंग वॉर नहीं हो रही, देन डेफिनेटली रिटर्निंग बैक टू टेबल है और फिर इसकी फाइनल रेटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट्स है। तो मे बी वी आर एंटरिंग द थर्ड फेज और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये जो है, लेकिन आई एम श्योर ईरान को जो राइट्स होने चाहिए दे विल गेट दोज राइट्स। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, एक और बात जो अभी बयान ट्रंप की जानिब से सामने आ रहे हैं, वैसे तो मैं आपके बॉल आपके कोर्ट में ही छोड़ देता हूं, क्या कहेंगे उस पर? चीन पर जो है बहुत तबसरा कर रहे हैं वो। जी, उसमें आई थिंक दो चीजें हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की आई थिंक कुछ नेगेटिव साइड है, कुछ पॉजिटिव साइड भी है। लाइक देखिए लोग कह रहे हैं जी कि अभी आई थिंक पूरी दुनिया से उन्होंने झगड़ा ले लिया और कह रहे हैं किंग ऑफ पेंगुइन सिर्फ रह गए अंटार्कटिका में, जिसके साथ उनकी लड़ाई नहीं है। मतलब जस्ट इमेजिन कि पोप जो है जी जो इज्जत माब पोप, ही इज रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड बाय ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, आपने उनसे फड्डा ले लिया आउट ऑफ नोवेयर। और एक बहुत बड़ा आई थिंक डेंट आ रहा है। जेडी वैंस खुद जो रोमन कैथोलिक है, आई डोंट नो हाउ ही इज मैनेजिंग इट। तो ये आई थिंक दिस शुड कीप ऑन, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज़ मोस्ट प्रॉब्ली ट्रम्प जो है वो जाएंगे चाइना नेक्स्ट मंथ, वो भी एक टाइम आना, उससे पहले ये चीजें चलती हैं। होपफुली जो सभी चीज़ें हैं वो टर्न आउट टू बी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। इस वक्त हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन उलमा काउंसिल पाकिस्तान है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सऊदी अरब की अगर बात करें, हमारा दौरा, जो वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे, बहुत ही गर्म जोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया है, गर्म जोशी से उनके साथ मिला गया है और हमने तारीफ़ की है मोहम्मद बिन सलमान की कि इस सारे दौरानिए में उन्होंने बहुत पेशेंस से, बहुत सब्र से काम लिया है। कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ को? ताहिर साहब, आपको आवाज़ आ रही? ताहिर साहब से रब्ता जो है हमारा मुनक़ता हो गए, दोबारा रब्ता करते हैं हाफिज़ साहब से, ज़रूर इस पर उनकी राय लेंगे क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमें दिखाई दे रही है कि किसी न किसी तरह से तमाम फ़रीक़ैन और तमाम दुनिया इस कोशिश में है कि किसी सूरत में हम अमन की जानिब बढ़ जाएँ, और जो इसकी क़यादत कर रहा है वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन पर दिखाई देता है और जैसा कि कैरोलिन लेविट भी कहती हैं कि हम जो है वाहिद सालिस हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि वाहिद सालिस होने का जो एजाज़ है वो हमें माजी में भी दिखाई देता है कि बहुत कम मौक़ों पर मिला है, और ये इट्स वन ऑफ दोज टाइम्स कि जब आपको प्राउड होना चाहिए पाकिस्तानी होने पर और आपको फ़ख्र करना चाहिए पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि बहुत ही कम मौके ऐसे आए हैं जिसमें हमें मौके दिए गए हैं कि जिस पर हम फ़ख्र फील कर सकें। तो ये उनमें से एक मौका है जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान सबकत ले जा रहा है बाकी तमाम चीज़ों पर और नज़रअंदाज कर रहा है कोई भी जो इंटरफेरेंस है, कोई भी स्पॉइलर है, कोई भी शख्स जो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, डिट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क है, चाहे वो जो है ज़ायनिस्ट लॉबी हमें दिखाई देती है। हम तमाम तर कोशिश से कर रहे हैं कि इसके बावजूद जितनी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं हम ट्रैक पर रहें और हम पूरी दुनिया को ट्रैक पर रखें और पूरी दुनिया को बताएं कि अमन ही वाहिद रास्ता है आगे जाने के लिए। जंग जो है किसी के भी हक़ में जो है मुफीद नहीं होती, इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात इस पर जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कभी मजबूरी से शुरू होने वाले रिश्ते वक्त के साथ एक नई पहचान भी इख्तियार कर लेते हैं, और ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी अब एक नए जज्बाती मोड पर है। मिस्टर एंड मिसेस शमीम जो हैं, ये ड्रामा अब अपनी कहानी के एक नहायत मानीखेज़ और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ रिश्ते रिवायती हदूद से निकल गए हैं, एक नई समत इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाली एक साथ में कहानी एक खूबसूरत लेकिन पेचीदा मोड़ ले लेती है, जहाँ मीना और शमीम के दरमियान फासले धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही रिश्ता जो शुरू में सिर्फ एक मजबूरी था, अब धीरे धीरे एक गहरी समझ और एहसास में ढलता जा रहा है। सबा कमर का किरदार अपने माजी के जख्मों से निकलकर एक नई हकीकत को कबूल करने की कोशिश करता नजर आता है, जबकि नुमान एजाज अपनी हसास और बेलौस मोहब्बत के जरिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरते हैं। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, मीना के जज्बात में भी एक वाज़ेह तब्दीली नजर आने लगी है और वो शमीम को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक शरीक हयात के तौर पर देखना शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये मोहब्बत अपनी जगह बना पाएगी या आने वाले हालात उसे एक और आजमाइश में डाल देंगे। प्रोमो देखते हैं। उसे कह दे बच्चा मुझे दे दे। आप कैसे किसी का बच्चा उठा के किसी को दे सकती है? लाइक बस फिर उन्हें जाके
जिसने तुम्हें धोखा दिया वो तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे। बेटा हुआ है बिलाल। अपने बच्चे से कितना प्यार करता है और उसकी जान बचाने के लिए कितने पैसे देते तू अली की बात कर रहा है? बेटे अली किधर है? जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें अपनाते नहीं हैं तो उन बच्चों के साथ यही होता है। देखिए मिसेस एंड मिस्टर शमीम। झलकियाँ आपने देखी, बेहतरीन किरदार हैं और उनको निभाने वाले बेहतरीन अदाकार हैं, तो देखना मत भूलिएगा मिसेस एंड मिस्टर शमीम हर जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। जंगबंदी पर बात हो रही थी, पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर बात हो रही थी। इसी पर बात करने के लिए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन उलमा काउंसिल पाकिस्तान। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार मॉर्निंग है जी। सबाह अल खैर, सबाह नूर, बहुत शुक्रिया भाई। ताहिर साहब, जो गैर मामूली मनाजिर हम देख रहे हैं ख़ासकर हमारे बिरादर ममालिक के साथ और ख़ासकर सऊदी अरब के साथ जिनके साथ हमारे तवील ताल्लुकात है, इन मनाजिर को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, ये तो अल्लाह ताला का फजल व करम एहसान है, हमारी क़यादत की नेक नियती और अल्लाह पर तवक्कुल है कि आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को तहसीन भी कर रही है, तस्लीम भी कर रही है, पाकिस्तान के लिए कोशा भी है और पाकिस्तान की जो मेहनत है, पाकिस्तान की जो कोशिश है वो सारी दुनिया के सामने है। आज हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तेहरान में हैं और वजीर आजम साहब सऊदी अरब में हैं और इस्लामी दुनिया के अंदर वहदत और इत्तेहाद के लिए जो भी मुमकिन है वो पाकिस्तान कोशा है उसके लिए। और इतनी बड़ी जंग को रुकवा देना और दोनों फरीकों का पाकिस्तान को सालिस मानना और उसके बाद आलम इस्लाम आलम अरब का पाकिस्तान पर एतमाद करना, तो ये तमाम बातें इस बात का इजहार है कि जब आप अल्लाह पर तवक्कुल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह भी आपका मददगार होता है, हामी और नासिर होता है। और अल्लाह की मदद जब आपके साथ शामिल हाल हो जाए तो फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल तरीन हालात में हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह ईरान का दौरा किया है, आज पूरा आलम इस्लाम उस पर तासीन कर रहा है, पूरा आलम अरब उस पर तासीन कर रहा है और एक ही बात हो रही है और वो मुसलसल और वो बात हो रही है कि पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। तो इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। और एक बात आप याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और दूसरी आयत है कुरान करीम की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह से दोस्ती कर लेता है, जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, फिर उस पर कोई खौफ और हुज़न नहीं होता है। आज लोग कह रहे हैं ये वार जोन है, लोग कहते थे इसराइल जो है वो जनाब चिड़िया नहीं उड़ने देता और ये नहीं होने देता। आप देख लीजिए, पहले हमने ईरानी वफ्द आया, हमारे पास इत्तलाआत थी, हमारे जो सलामती के इदारे हैं, हमारे जो खुफिया इदारे हैं, उनको मालूम था अल्हम्दुलिल्लाह वो ईरानी वफ्द आया भी और सलामती से गया भी। और फिर आप ये कल रात देखें कि जब हमारे चीफ वहां पहुंचे हैं ईरान में, जो वहां से इस्तकबाल, जिस तरह वो जो पहला ईरानी वजीर खारजा ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया है, और ये किस चीज का इजहार है अली, इस चीज को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में इस एक माह के अंदर बहुत बड़े बड़े काम अल्लाह ने पाकिस्तान से लिए हैं। हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, इनको ये क्रेडिट देना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे इस सदी के अंदर जो बड़ा काम लिया है वो मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद का है। जब जाके हमारी आज भी हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो सऊदी सरजमीन पर हैं, लेकिन जब पहली मर्तबा हमारे दोनों ये जो रहनुमा हैं वजीर आजम साहब, फील्ड मार्शल साहब, ये गए सऊदी अरब और इन्होंने सऊदी अरब के वलियाद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से सारी सूरत हाल को डिस्कस किया और उसके बाद तय किया कि हमने मुस्लिम उम्मा को लड़ने नहीं देना। और ये इतनी बड़ी कामयाबी है, ये अमेरिका के साथ ईरान की जंग बंद हो जाना, मैं समझता हूँ उसके सामने बहुत छोटी चीज है जो पाकिस्तान ने आपस में अरब इस्लामी दुनिया और ईरान को नहीं लड़ने दिया।
और सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसका अपना दिफाई एतबार से बड़ी मजबूती है, उसने सब्र तहम्मुल किया। मुसलसल हमारी क़यादत ने एक ऐसे वक्त के अंदर जब बड़ी मायूसी आ गई थी और लग रहा था कि नहीं ये जंग बंद नहीं होगी, हमारी क़यादत ने उस वक्त भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और अल्लाह पर तवक्कल की। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सुबह की तहज्जुद में अपने अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह आपको खाली हाथ नहीं लौटाता। आज फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो खाली पाकिस्तान के सिपा सलार नहीं रह गए, पूरी उम्मत उन्हें अपना सिपा सलार समझती है। और ये कोई खुशामद नहीं है, आप किसी से बात कर ले, इस वक्त आप सोशल मीडिया जाके देख ले, हर अमन चाहने वाला, हर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला, हर मुसलमान से मोहब्बत करने वाला वो पाकिस्तान के गीत गा रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही है हाफिज साहब, ये भी देखने में आया है कि हमने भी जहाँ पे ईरान के साथ जो है मुज़ाकरात को उनको टेबल पर लेकर आए और हमने उनके साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अमन की तरफ एक कोशिश की, वहीं पर हमने मोहम्मद बिन सलमान उनके सब्र का भी जो है ना, उनकी भी एक इम्तिहान था, तो उसकी भी बहुत तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने इस सारे दौरानिए में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। देखिए, जो सऊदी वली अहद है अमीर मोहम्मद बिन सलमान, अगरचे उम्र के एतबार से तो वो नौजवान है, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर देखा है कि उनकी जो फ़हम और फरासत है, जो अल्लाह ने उनको अक्ल और फ़हम अता की है, और उनके अंदर जो दर्द है उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद का और उम्मत को जोड़ने का और उम्मत को कदमों पे खड़ा करने का, वो बिलाशुबा जितनी भी उसकी तारीफ और तौसीफ की जाए कम है। और यही वजह है कि आप देखें जो आखिरी अटैक हुआ सऊदी अरब पे मिसाइल का, जो उनकी आयल तनसीबात या उनके शहरी भी जख्मी हुए उसमें, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी सब्र व तहम्मुल से काम लिया। और यही वजह है कि जो सहयूनियत ने एक 100 साला मंसूबा था सहयूनियत का, उनका ख्याल था कि एक वक्त में हम हमला करेंगे ईरान पे, ईरान से मिसाइल या ईरान के नाम पर मिसाइल लगेंगे रियाज में, दोहा में, अबू ज़ेबी में, तो पूरी मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाएगी एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ऐसे वक्त में सऊदी अरब की क़यादत में और हमारी क़यादत में फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और अमीर मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने जो मीटिंग की पहली, उसमें तय किया कि सब्र व तहम्मुल करना है और सहयूनियत के इस मंसूबे को नाकाम करना है। फिर रियाज के अंदर 4 वज़राए खारजा का जो इजलास हुआ, पहला इजलास जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब था, उसमें यह तय हुआ कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी अमन की। फिर वो इजलास इस्लामाबाद में हुआ। आपको याद होगा बहुत अफवाह साजी हुई थी कि इस इजलास के अंदर जो है वो सऊदी अरब नहीं आ रहा। सऊदी अरब के वजीर खारजा चंद घंटों के लिए आए, वो पहुंचे और इस इजलास में शरीक हुए। तो जो सब्र तहम्मुल सऊदी अरब ने किया और उसके ऊपर जिस अंदाज से हमारी क़यादत का और सऊदी अरब का राब्ता रहा, और बिलाशुबा अरब दुनिया में कायदुस्सलाम कहा जाता है, सलामती का कायद अमीर मोहम्मद बिन सलमान को, और अब अरब इस्लामी दुनिया के अंदर एक उलमा और तमाम जो अकादरीन है वो हमारे सिपा सलार को अमन का कायद कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देखे वहाँ मक्का मुकरमा है, मदीना मुनव्वरा है, हमारी अकीदत का मरकज है अर्ज़ हरमैन शरीफैन, और पाकिस्तान आलम इस्लाम की एटमी कुव्वत है। तो दोनों का इत्तेहाद जो है वो उम्मत के इत्तेहाद का सबब है। और ये जो हमारा दिफाई मुआहिदा है, ये खाली ये नहीं है कि हमने मिसाइल चलाने हैं, तोपें चलानी है। इस दिफाई मुआहिदे का मतलब ये है कि हमने उम्मत को मजबूत बनाना है, हमने हर उस कदम को उठाना है जिससे अर्ज़ हरमैन शरीफैन पाकिस्तान महफूज रहे। और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आया कि किसी बदबख्त ने अर्ज़ हरमैन शरीफैन को, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा को टारगेट किया, तो सबसे पहले पाकिस्तान पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। तो हमने ईरान को बिलाशुबा। ताहिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हमें नज़र आता है कि एक स्पॉयलर मौजूद है जिसको हमने बहुत बाकमाल तरीके से रोका है। ना सिर्फ ईरान पर जो हमले हो रहे थे उनको रुकवाया गया, लेबनान पर जो हमले हुए थे उनको भी रुकवाया गया। आप कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान का ही किरदार था जिसकी वजह से ये हो सका है, मुमकिन हो सका है, क्योंकि फरीकैन तो पीछे हटने से कासिर थे? देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की क़यादत से ऐसा काम लिया है, और उसमें हमारे साथ, जैसे आपने भी कहा, सऊदी अरब का ताउन आया, तुर्किया का ताउन आया,
आगाज हमने देखे, वैसे भी बरकत है अर्ज़ हरमैन शरीफैन में, ये अमन के जो मिशन का आगाज किया वो मुमलिकत सऊदी अरब से हुआ। और पाकिस्तान, हमारे हमेशा सिपा सलार कहते हैं कि पाकिस्तान और मदीना मुनव्वरा और पाकिस्तान दोनों जो हैं, एक मदीना तय्यबा और पाकिस्तान एक ही नाम है, तर्जुमा एक ही है। तो आप ये देखें कि ये सहयूनियत का, जिसका अब हिलरी क्लिंटन कह रही है, जॉन केरी कह रहे हैं कि सहयूनियत ने, इसराइल ने गुज़श्ता 100 साल से ये मंसूबा सहयूनियत ने बनाया था और हर अमरीकी सदर को इस पे कायल किया गया कि आप ईरान पे हमला करें, लेकिन वो नहीं माने। ट्रम्प साहब जो है, इन्होंने हमला कर दिया। ये उनके बहकावे में आए या क्या हुआ, ये तो आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन उसको नाकाम किसने किया? उसको नाकाम अल्लाह के फजलो करम और एहसान से पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान की क़यादत ने किया। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, अल्लाह ने उनसे काम लिया, हमारे वजीर आजम से काम लिया। तो ये एक बहुत बड़ी सआदत है, एक बहुत बड़ी बात है। और आज वजीर आजम साहब अभी मदीना मुनव्वरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे हाजिरी देने पहुंचे हैं। अल्लाह इसको कबूल करे। तो हमें अब आगे की तरफ जाना है। और आगे क्या देख रहे हैं ताहिर साहब, आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? अब एक्सपेक्टेड ये था, अगले हफ्ते में 21 तारीख सामने आ रही थी, कुछ लोग ये बता रहे थे कि 21 तारीख तक, जब तक जो सीज़ फायर का मुआहदा है वो टूटता नहीं है, उससे पहले अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, दूसरा मरहला हो जाता है तो और भी बेहतर होगा और उसमें तवालत भी हो सकती है, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी भी हो सकती है। आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह ये जो है जंगबंदी या सीज फायर ये तो चलेगा, ये चलेगा। और पाकिस्तान की कोशिशों से आप उस मैसेज को याद रखिएगा जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने किया था और जिसके नतीजे में सीज फायर हुआ था। तो ये इसीलिए हुआ था, ये इसीलिए किया गया था कि इसके पीछे पूरी उम्मत खड़ी थी, हर अमन चाहने वाला खड़ा था। अब उसके बाद जो अगले मराहल है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की पूरी कोशिश है और पाकिस्तान हर तरह से कोशा है कि जो भी हो, जिस तरह भी हो, जिस अंदाज से भी हो, ये कोशिश की जा रही है कि हर एतबार से जल्द अज जल्द ये मुआहिदा हो और इस मुआहिदे के नतीजे के अंदर फिर आगे जो मामलात हैं वो लेके आगे बढ़ा जाए। तो इंशाअल्लाह उसमें भी कामयाबी मिलेगी। उसमें भी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जो है इस्लामाबाद की सरजमीन अगला हफ्ता जो है, इस्लामाबाद में बिलाशुबा लोग परेशान होते हैं, जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि इतना बड़ा जो अमन का परचम इस्लामाबाद से सरबुलंद हो रहा है, उसके हवाले से फिर जो मुश्किलात और जो मसाइब और उनको भी जरा बर्दाश्त करना ये बहरहाल पड़ेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला। तो अब क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आप स्पॉयलर्स को, जो कि स्पॉयलर्स अभी भी मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान और इसराइल को एक बात याद रखनी चाहिए और वो ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो ये हिम्मत और ताकत रखता है अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर कि वो आपस में मुस्लिम उम्मा को तकसीम नहीं होने देगा। और ये आज आपके जरिए मैं पैगाम भी देना चाहता हूँ कि जो अमन का मिशन इस्लामाबाद से शुरू हुआ है, ये अमन का मिशन तकमील होगी इसकी अल-अक्सा की आज़ादी के साथ, फलस्तीन की एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के साथ और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ। अब ये मंजिल जो है इंशाअल्लाह ताला तकमील को पहुंचेगी और इसका सेहरा भी फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ जाएगा और हमारी क़यादत के साथ जाएगा। और इसराइल, आप ये बात एक याद रखिए कि दुनिया के ऊपर जो एक खौफ था कि इसराइल ना मालूम कितनी बड़ी कुव्वत है और वो पता नहीं क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, आपकी क़यादत की मेहनत से और कोशिश से और मुस्लिम उम्मा के साथ मुशावरत से अल्हम्दुलिल्लाह वो खौफ और वो जबर और वो टूट गया है। लबनान के अंदर आप देखें सीज़ फायर और लबनान की बात हो रही है, फलस्तीन की बात हो रही है और इंशाअल्लाह कश्मीर की बात होगी और ये सिलसिला अब चलेगा। और एक और बात भी आपको अर्ज कर दूं कि जो मुस्लिम उम्मा के बड़े मुमालिक हैं जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान उसमें शामिल करें, मिस्र शामिल करें, कतर शामिल करें, इस तरह ये एक दिफाई इत्तेहाद भी और मुआशी इत्तेहाद भी आपको अगले 3 से 6 माह के अंदर बनता हुआ नहीं बल्कि अमली शक्ल में नजर आएगा, जिससे मुस्लिम उम्मा, ये विजन है
सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का, और यही विजन है हमारी क़यादत का भी कि उम्मा को मुआशी तौर पर भी मजबूत करना है और दिफाई तौर पर भी मजबूत करना है। बिल्कुल ऐसे ही। हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फूट पड़वाने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये उम्मा यकजान नज़र आ रही है इस वक्त, और हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान अपना अदा कर रहा है। सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान कामयाब सिफारतकारी कर रहा है, इसको अंडरमाइन करना होगा। ये बेमिसाल सिफारतकारी है जिसमें पाकिस्तान यूं उभर कर सामने आया है जिस तरह से माजी में तारीख में कभी नहीं देखा। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। अगर खेलों के मैदान आबाद हों तो कौमें मजबूत बनती हैं, और अब पंजाब में खेलों के फ़रोग के लिए एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में ऐसे फैसले किए गए हैं जो न सिर्फ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाएंगे बल्कि नौजवान टैलेंट को नई राहें भी फराहम करेंगे। सूबे भर में जदीद सहूलियात फराहम करने और खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलतें देने के लिए मुतादिद इक़दाम की मंजूरी दी गई है, और तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जदीद स्विमिंग पूल्स का क़याम, महकमा स्पोर्ट्स में जदीद कंट्रोल रूम्स और सूबे भर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग का फैसला भी किया गया है। अफसरान की कारकर्दगी भी जांची जा रही है जनाब, और उसे जांचने के लिए सिस्टम नाफिज किए गए हैं। KPIs जो सिस्टम्स हैं उन्हें नाफिज किया गया है। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात भी दिए जाएंगे और नाकिस कारकर्दगी पर तनज़ली भी होगी। ऐसे इकदाम भी किए जा रहे हैं, उसकी भी मंजूरी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब के क़याम, महकमा स्पोर्ट्स के मुलाजमीन के लिए हाउसिंग कॉलोनी और स्पोर्ट्स सहूलियात को आउटसोर्स करने जैसे अहम फैसलों पर भी इत्तफाक किया गया है। तमाम डिवीजन्स और अजला के इनकम ऑडिट करवाने का भी फैसला किया गया है ताकि माली मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके, और इजलास में इस बात पर जोर दिया गया है कि पंजाब में खेलों के शोबे को जदीद खतूत पर वार किया जाए जहां शफाफियत, एहतसाब और मेरिट को अवलीन तरजीह दी जाएगी। खेलों के हवाले से इन शानदार कामों और मनसूबों के हवाले से जो विजन है जनाब सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का है, जो कि हमारे साथ खुसूसी तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त, इतना सारा प्लान, क्या ये आपकी क़यादत का जो कसूर है जो खुद से पंजाब में इतने सारे काम और भी कर रही हैं, आपको यहाँ पर मसरूफ़ कर दिया है? बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला, मैं सच्ची बात बताऊँ तो ये तमाम जो विज़न है ये मरीम नवाज़ का, आई एम जस्ट द फेस ऑफ इट। ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बेसिकली CM के होते हैं कि हमने ये आने वाले इन 4-5 सालों में ये इक़दाम करने हैं। तो लिटरली हमारी क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं तो CM के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पूरे पंजाब ने इसी तरह जाल बिछाना है। और ये जो ऑडिट का निज़ाम है, ये ऑडिट का निज़ाम तो आपको पता है CM ने पूरे पंजाब में किया हुआ है, तो इस अदारे में भी ज़रूरी था और मैं समझता था कि इट इज़ नीड ऑफ द आवर, तो हमने ये पिसारा किया। नहीं तो पहले क्या ऐसे इंतजामात नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, कोई ऑडिट नहीं होता था। आपको मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, लाहौर शहर में जितने भी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ना, जितने भी, उसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपए आमदन आती 1 महीने की। 1.5 लाख रुपए तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की। तो जब ये बात मुझ तक DG साहब ने पहुंचाई तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा। हम हुकूमत से पैसे मांगते रहे, वो देते रहे, CM पैसे भी बहुत देती हैं कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, लेकिन ये बात गलत है, ये अवाम का पैसा है। ये बात थोड़ी है कि और बनाते जाए, पिछले को देखे ही ना। तो इस तरह बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम अपने आप को सस्टेन कर सकें। मैंने वैसे भी चीफ मिनिस्टर से वादा किया हुआ है कि विद इन 1 ईयर हमने अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग कर लेना है कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है तमाम तनख्वाहें खुद ही जनरेट करेगा। और अब मकसद भी यही था, लेकिन उसके लिए एहतसाब ज़रूरी था। अब हमने सिर्फ ये किया है कि हमने मॉनिटरिंग सिस्टम कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक सारा कर दी है कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसे कि अगर अली भाई ने, मैंने, किसी ने भी रजिस्टर करना है एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को नहीं कहूँगा ये जी पैसे पकड़ें, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन भी बंदा देख सकता है कि ये रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। उसके अलावा एक और भी मसला था, उसके अंदर भी मुझे डाउट था कि गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने क्या सोचा कि जिस तरह सुथरा पंजाब में है, जिस तरह के सेफ सिटी में है, एक हमने कंट्रोल रूम बना रहे हैं कि जी देखें जी यहाँ पर अगर हलचल हो रही है, यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स हो रही है, तो इज़ इट पेड? क्या इन्होंने हुकूमत पंजाब को पैसे दिए हमारी फैसिलिटी यूज़ करने के लिए? तो ये तमाम चीज़ें जब मौजूद होंगी तो सेल्फ सस्टेनिंग। पहले सिर्फ रसीदों पर ही काम चल रहा था, अब मेरा ख्याल है डिजिटल जो फुटप्रिंट है उससे ज़रा ज़्यादा बेहतर ट्रैकिंग हो सकेगी कि क्या हो रहा है और कहाँ जा रहे हैं पैसे, कहाँ जा रहे हैं फंड्स। 100% देखें ना कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटीज़ मौजूद होती थी, लेकिन वो सिर्फ कागजी होती थी। अब हम अक्सर देखते थे कि मीडिया के दोस्त दिखाते थे, देखें जी ये इसके निज़ाम, ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये बना तो दिया, ये खंडरनुमा मंजर पेश कर रहा है। ये बात सच्ची थी, मीडिया जो दिखाता है खुद से थोड़ी दिखाता है, इट इज़ द फेस। लेकिन इसको कैसे ठीक करना था,
कि आप इसके लिए एक बार तुम पैसा वन टाइम लगा सकते हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बार बार पैसा क्यों लगाना है? और ज़रूरत ही नहीं होती। हम अपने घर को कैसे कहते हैं यार कि ध्यान रखना है, वो ध्यान कैसे रखना है कि एक सिस्टम बने के फैसला चला जो सिस्टम वहाँ पर मौजूद हो। वैसे सिस्टम में जो एडिशन हमें देखने में मिल रहा है वो ये कि अब इवेंट्स की भी तवातर से जो है ना वो उनका भी इनेकाद किया जाने लगा है, और जो पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था अब लोग बड़ा गर्मजोशी से उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, मकसद ये है कि पंजाब के अंदर टैलेंट की कमी किसी भी फोरम पे कमी नहीं थी। बिल्कुल। वो क्या था कि हमें मौका ही नहीं मिलता था, और हम अक्सर कहते थे कि सिफारशी कल्चर, ये कहना तो आसान था, लेकिन मेरे ख्याल में सिफारिश से ज़्यादा मौके भी नहीं मिलते थे। मौके कैसे मिलते हैं? जब इवेंट्स ही नहीं होते थे, कॉम्पिटिशन्स ही नहीं होते थे, तो टैलेंट को पता ही नहीं चलता था। अच्छा, लिटरली शायद हमारे जैसे कितने प्लेयर्स हैं जिनको खुद भी नहीं पता था उनमें ये टैलेंट मौजूद है, क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मौका ही नहीं मिला। अब उसके लिए अब हमने पूरे पंजाब में सीएम ने कह दिया कि एवरी मंथ देयर शुड बी मेगा इवेंट्स, और मेगा इवेंट्स के साथ साथ एक हमारे ग्रास रूट लेवल इवेंट्स भी हों। अच्छा, इस चीज़ की शिकायत जो है खिलाड़ी अक्सर करते थे कि इवेंट्स ही नहीं तो हम शिरकत किस में करें? आप ये देखें कि अली भाई, आई विल इनवाइट यू ऑल टू कम इज वेल, कि इस संडे को 19 अप्रैल सुबह 6 बजे 10,000 लोगों की गैदरिंग है, एंड देयर इज गोइंग टू बी पंजाब मैराथन, चीफ मिनिस्टर मैराथन है, जिसके अंदर साइकिलिंग रेस होगी 21 किलोमीटर, मैराथन होगी 21 किलोमीटर, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर्स है। उसके अलावा 2 किलोमीटर्स की फैमिली रेस है कि यार फैमिलीज बच्चों के साथ आए, संडे को सुबह लाहौरियों की तरह खाबे ना खाएं, कि आए हजम भी करें ना, आए। इट इज अ फैमिली फन रेस। उसके अलावा व्हील चेयर रेस है 1 किलोमीटर की। क्या मकसद है? एंड अच्छा, ऊपर से कैश इनामात हैं, 40-40 लाख रुपए के कैश इनामात हैं। क्या मकसद है कि यार अप्रिसिएशन हो, लोगों को पता चले। उसके बाद क्या होगा, हमारी पैनल्स बैठे होंगे जो देखेंगे यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको हम रिटेन करें। हुकूमत पंजाब मंथली स्टाइपेंड्स दे रही है, और पिछले 2 साल से दे रही है जब से मरीम नवाज साहब आई हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि अच्छा फैसल जैसा अगर कोई प्लेयर है पर मेरे घर मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर मुझे जॉब करनी पड़ती थी अपने स्पोर्ट्स को छोड़ के। हम स्पोर्ट्स में पीछे जाते रहे, हम कबड्डी में पीछे चले गए, हॉकी में पीछे चले गए, क्रिकेट में पीछे चले गए, क्योंकि यार घर चलाना था। अब सीएम ने क्या सोचा कि यार ये स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड पकड़ो, जो जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रॉन्ज में 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। इनको माहाना तौर पर सपोर्ट करो ताकि जो अच्छा परफॉर्म करता है वो अपने अम्मी अबू से पैसे ना ले, हुकूमत उनको पैसे दे। अब हमने ये स्टार्ट कर दिया हुआ है, 1 लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया है। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम मंथली तौर पे सपोर्ट करते हैं। अब इस नंबर्स को हम बढ़ाएंगे, हर इवेंट के बाद हम गोल्ड मेडलिस्ट संभालते हैं। अच्छा, कितना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए? अच्छा, छोटी सी मिसाल है, अब जैसे नेशनल गेम्स आई, कराची में हुई, पंजाब सब सूबों में पीछे आता था, पंजाब सब सूबों में नंबर 1 आया है आफ्टर आर्मी। अब देखें ना, क्योंकि बाकी इदारे हमसे बहुत पहले परफॉर्म करते रहे, पंजाब नंबर 8-9 पे होता था, इस बार नंबर 4 पे आया है। और मेडल्स में हमने 126 मेडल्स लिए पंजाब ने। क्या बात है। तमाम सूबों में नंबर 1। होस्ट सिंध का रहा था और हमने उनसे ज़्यादा मेडल्स लिए। क्यों? क्योंकि हमने प्लेयर्स को कैटेगराइज किया, कैंपिंग की, उसके अलावा एक भी सिफारिश। अब संडे को ये जो मैराथन हो रहा है और आज स्विमिंग कॉम्पिटिशन चल रहे हैं अभी निश्तर कॉम्प्लेक्स लाहौर में, एक भी मैंने सिफारिश नहीं की। मेरा बेटा भी स्विमर है, ही कुड नॉट गेट इन, क्योंकि अब ये मेरिट है, मैं भेज भी दूंगा, आगे कैसे कम्पीट करेगा? बिल्कुल ऐसे, इसलिए फायदा ही नहीं है। कैसे करेगा, मुकम्मल कैसे करेगा? वो तमाम तर चीज़, क्रिकेट हो या हॉकी हो, आप सिफारिश करके भिजवा सकते हैं, परफॉर्म नहीं करवा सकते। वैसे हमें जो रिफॉर्म्स हैं वो दोनों जगह दिखाई दे रही हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, सूबाई लेवल पर जिससे आप बात कर रहे हैं। वाकई पंजाब बहुत पीछे था, और आप जो मेडल्स की तादाद है आपने अभी शेयर किया, 126 मेडल्स इन नेशनल गेम्स, 126, ये बहुत बड़ा लीप है, ये बहुत बड़ी छलांग है। ऑफ कोर्स आपका विजन इसमें शामिल है, लेकिन क्या सिर्फ विजन से ही आप लोग इसको मटेरियलाइज कर पाते हैं या कोई अमली इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है। आप देखें कि अब ऐसे नहीं हो सकता कि जी अमलन तौर पे ना, जो हम सुनते थे यकीन माने कि वज़ीर बनते हैं, दावतें चलती हैं, वो हुकूमतों को 2-3 साल तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। इधर 1 साल गुजरा, आप हमारा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मरीम नवाज साहिबा ने एक वज़ीर को बोला कि टीवी के सामने जाओ, बैठो, अदारे की परफॉर्मेंस बताओ 1 साल में क्या किया। अब हमने सोचा कि यार मतलब अच्छा, अब कुछ लोग अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं बट दे आर नॉट गुड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। उन्होंने कहा नो, यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, बताओ क्या किया तुमने। अगर तुम नहीं बता सकते, तुम नहीं परफॉर्म कर सकते, गो होम, कोई चक्कर ही नहीं है। अब हमें हर 2 महीने बाद एहतसाब खुद ही करना पड़ता है, वरना नहीं करेंगे तो पता है कि सीएम ने करवा लेना है। ये अब चक्कर ही कोई नहीं है। और जाके बताएंगे क्या
पूरे साल बताएंगे में क्या? हुआ क्या? अच्छा, क्योंकि आपको एक टाइम फ्रेम मिला है ना, अब आपने लोग अपने भी टाइम पढ़े फ्रेम में लिखे हैं, परफॉर्म लोग भी अब समझदार हैं, लोग पूछते हैं जी क्या कर रहे हैं, वरना तो लोग आपको चौराहे पे खड़ा करके पूछ लेता जी आपने कर क्या रहे हैं। तो अब जी अब ऐसा नहीं हो चलता। अच्छा, बहुत सारे एकदम आते हैं और खासकर ये जो अभी आप मैराथन रेस की बात कर रहे हैं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई विल श्योरली बी देयर और मैं कोशिश करूंगा आई एम family के साथ पार्टिसिपेटिंग इट इज वेल। मैं वहाँ पर फैमिली के साथ होऊंगा, क्योंकि ये इवेंट्स मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मैंने आई स्पेंड सम टाइम इन कराची एंड आई स्पेंड माई होल लाइफ इन लाहौर। लाहौर में जाने से पहले मुझे नहीं दिखाई देता था ऐसा, ये जो ट्रेंड एक बार बदला है हमें। वैसे तो मैराथन में भी लोग अब ज़्यादा शिरकत करना शुरू हो गए हैं, उनको इसकी भी सूझबूझ ज़्यादा आ गई है, लेकिन इससे पहले ये ट्रेंड्स देखने में नहीं आते थे। साल में कोई एक आधा इवेंट होता था जिसमें इसकी मेरे ख्याल में एक वजह और भी थी अली भाई, देखें कि इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि ऐसे मैराथन्स कराने के लिए लॉ एंड ऑर्डर होना ज़रूरी है, सेफ्टी होनी ज़रूरी है। पहले ये चीज़ें मौजूद ही नहीं होती थी, पंजाब में तो फिर भी मौजूद होती थी, बाकी सूबों में बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखें पंजाब में इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है कि फैमिली में आप अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ जा सकते हैं। ये नहीं डर कि अल्लाह माफ़ करेगा कि मेरी बेटी मेरी बहन जा रही है कि कोई इसको साथ कोई मसला हो सकता है, नथिंग, कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसलिए आप वी आर बैक टू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपको वो माहौल फराहम करना पड़ता है जिसमें ये सब कुछ पॉसिबल हो सके। और प्लस आई हैव टू गिव यू दिस क्रेडिट, जो बसंत के लिए आप लोगों ने जो कोशिशें की उसमें अब बसंत के मामले में अगर नहीं पता तो मैंने डांट भी बहुत खाई है। बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ कि आपने बहुत अंत तक जो है उसमें कोशिश की कि किसी तरह से पॉसिबल हो जाए, और फिर आपने देखा वो मटेरियलाइज हुई, उसको मनाया गया और फिर चर्चा हुआ पूरी दुनिया में कि बसंत हैज़ कम बैक टू पाकिस्तान। मेरी ना इसमें एक गुजारिश होती है, इवेंट्स हों और इस तरह के कुछ भी हों, स्पोर्ट्स हो, और इन सब चीज़ों को ना पॉलिटिक्स से बालातर करना चाहिए। जब आप स्पोर्ट्स में जाते हैं ना, जब आप फील्ड में जाते हैं तो सियासत तो बहुत दूर की बात है, लोग तो मुल्कों को भूल जाते हैं और कहते हैं नहीं इट्स अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये तो इंडिया ने खराब किया, वरना तो लोग तो पाकिस्तान इंडिया को नहीं देखते थे, कहते थे नहीं यार वंस वी आर इन द फील्ड वी आर एज ब्रदर्स। तो ये माहौल तो इंडिया ने खराब किया। स्पोर्ट्स तो इस सारी चीज़ों से बालातर होती थी। उसके साथ साथ इस तरह के जो इवेंट्स है ना, दे ब्रिंग यू टुगेदर एज ए नेशन। बसंत का इवेंट आया, उस 3 दिन किसी ने नहीं देखा कि ये पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है, ये पीएमएलएन का है, एवरीबॉडी वाज टुगेदर, लेकिन अभी एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग। दूसरे शहर थोड़ी शिकायत कर रहे हैं कि आपने लाहौर तक महदूद रखा। अच्छा मैं थोड़ा सा अगर क्लियर कर दूं, मेरी इसमें गुजारिश भी है कि ना हमारा मकसद क्या था, क्योंकि इतना बड़ा हौसला ना मैं या कोई और सियासतदान नहीं कर सकता था। और हमने देखा मरियम नवाज ने क्यों स्टेप लिया, लोगों ने तनकीद की कि मैडम आप ये 2 दहाइयों के बाद शुरू कर रही हैं, अगर मसला हो गया फिर जिम्मेदारी लेना। देखें ना, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब देखें कि बिलियंस ऑफ रुपीस केम इनटू पाकिस्तान, अभी तो लोगों को इत्मीनान नहीं था कि होनी है कि नहीं। यू विल सी नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंस। अच्छा कमिंग बैक, बाकी शहरों में क्या मसला है, ये पंजाब एक सूबा नहीं है, पंजाब एक मुल्क है, कई मुल्कों से बड़ा। अब आप हमसे अच्छा लाहौर को तो हम कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग, कितने लोग आए, व्हाट्स हैपनिंग, केमिकल यूज़ हो रही है नहीं हो रही, वेपन्स यूज़ हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि लोग समझते हैं सिर्फ डोर। नो, इट वाज जो हमारी जो क्राइम्स को कंट्रोल करना था, वेपन्स का ना इस्तेमाल होना ज़रूरी था। अब पंजाब पूरे को फौरी कंट्रोल करना इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल ऐसे तो लाहौर को तो कंट्रोल कर सकते हैं जी आए। इट्स अच्छा वैसे भी आप देखें ना, पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस होती हैं शहरों के मुताबिक। अबू धाबी में एक हो रही है, दुबई में एक, फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ अ फेस्टिवल, पूरे पंजाब में करना मुश्किल था, एंड आई थिंक इट वाज डेडिकेटेड फॉर ऑल द पंजाब, बट कंट्रोलिंग ये तो किया जा सकता है कि उसमें बारी बारी हर शहर को जो है वो एड्रेस कर लिया जाए। ये मशवरा तो दिया जा सकता है। फर्स्ट ईयर अच्छा, नेशनल हॉकी स्टेडियम जो है, जो ग्राउंड है, उसमें ज़रा थोड़े से टर्फ के मसाइल हैं और जो है टीमों को खेलने की इजाज़त नहीं है, उसके ऊपर क्या? अच्छा हम जो हमारा नेशनल हॉकी स्टेडियम है ना, एक तो ये इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान एंड बिगेस्ट इन वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया एज वेल। 45,000 की कैपेसिटी है। तो उसके हमारी कोशिश होती है कि उसमें सिर्फ इंटरनेशनल या नेशनल गेम्स हों या प्रोविंशियल लेवल की गेम्स हों। डोमेस्टिक लेवल की गेम्स के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिसिंग कोर्ट्स, आस्ट्रोटर्फ्स बिछा रहे हैं पूरे पंजाब में। हमने ये कह दिया हुआ है कि ऑल द डिविजनल हेडक्वार्टर्स शुड हैव आस्ट्रोटर्फ, ताकि उनमें प्रैक्टिसिंग हो सके। तो तमाम अगले साल तक इंशाल्लाह ताला तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ऑस्ट्रोटर्फ्स मौजूद होंगी कि प्रैक्टिसिंग और मैचेस उसमें हुआ करें। देखें, एक बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगते हैं, उन स्टेडियम्स में जलसे नहीं होने चाहिए, उन स्टेडियम्स में स्पोर्ट्स वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। आप उसको दूर रखिए स्पोर्ट्स के मैदानों से, इसलिए वो बर्बाद होते रहे। तो हमने वो दोबारा पैसा लगाया, ठीक किया। अब प्रैक्टिसिंग के लिए हम उनको सब तमाम देने लगे, जैसे कि इट वाज अ न्यू राइजिंग गेम पैडल।
तो सीएम ने क्या कहा कि नहीं यार, बिल्कुल ठीक है, इट शुड नॉट बी डेडिकेटेड अब फॉर तो द इस रिच तरह के पीपल। मैदान जो हैं वो मजीद खुलना शुरू हो गए हैं इंडिविजुअल सतह पर भी, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हॉकी स्टेडियम जो हैं उस तरह के भी जो मैदान है वो फिर से आबाद हो Practicing, जाएंगे yes, जिस तरह से all आपने big बाकी cities. इंप्लीमेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए स्टूडियोज और सारे अमली इकदाम पर हमने डिस्कशन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और जैसे कि फैसल साहब बता ही रहे हैं कि बेहतरीन काम चल रहा है सूबे की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से, और इस वक्त मैराथन होने जा रही है इतवार के रोज़। तो हमें इन्विटेशन मिल चुका है, हम तो ज़रूर जाएंगे, आप भी जाइएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सूबाई वजीर खेल तो हमारे साथ कुछ देर पहले मौजूद थे। अब पाकिस्तान सुपर लीग की भी बात कर लेते हैं। सनसनीखेज मुकाबलों में एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखा है, मुसलसल छठी फतह समेट ली है। अहम मैच में ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी है, जिसके मुतालिक हमने बात करनी है। चौधरी इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ेकार हैं। इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त खेल पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी से बेहतर टीम कोई नज़र नहीं आ रही है। छठी फतह है। एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था। क्या कैसी फॉर्म देख रहे हैं और कौन इसको बरकरार रखे हुए हैं? देखिए, हर टीम की कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है और टीम का जेलिन होना बहुत मैटर करता है। हम देख रहे हैं कि ज़ल्मी का इस दफ़ा कॉम्बिनेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। बैटिंग की अगर देखें तो बड़े शानदार बैट्समैन उनके पास हैं। मिडिल ऑर्डर में बेसवेल आपके पास आते हैं, फिर समद है, फिर मेंडिस बड़ी अच्छी फॉर्म में है। बाबर का इस दफा रन आना शुरू हो चुके हैं। फिर बॉलिंग के अंदर सुफियान मुकीम वंडर कर रहे हैं, 16 विकेट्स के साथ टॉप पे हैं। फिर फास्ट बॉलिंग के अंदर उनके पास पहले नहीद राना, शरफुल ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, बट अब वो चले गए। बट डिस्पाइट ऑफ इट, उनके जाने के बाद भी कल बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी थी। खास तौर पे इफ्तिखार के रोल बड़ा यूनिक नजर आ रहा है इनके लिए कि पहले वो नई बॉल से वो बॉलिंग कर रहे हैं। हमने कभी पास में देखा नहीं इफ्तिखार को न्यू बॉल से बॉल करते हुए। उसमें विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी कंटेन कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल जो एक पैकेज कंप्लीट है वो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल के पास। अच्छा, बाबर आजम क्यों रन उगलना शुरू हो गए हैं? किस तरह से वो आपको थोड़ा बहुत फॉर्म में दिखाई दे? क्या ये उनको कप्तानी सौंपना है या उनको पहले यानी ओपनिंग के तौर पर खिलाना है? देखिए, बाबर पहले भी पीएसएल में रन करते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फैंस को भी और हम लोगों को भी कि पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आप फिर हम बात करना शुरू कर देंगे दी ये तो फिर बाबर आज अल्लाह करे, अब विश कि बाबर अच्छा करे और इंटरनेशनल भी करे। बट बाबर से एक्सपेक्टेशन का लेवल डिफरेंट है पूरी नेशन का कि बाबर को एवर्ट जिताए, कोई इंडिया के खिलाफ मैच जिताए, जो कि हमें लास्ट को 7-8 साल से नजर नहीं आ रहा। बट पीएसएल में जब भी हम देखते हैं तो बाबर को टॉप 3 के अंदर तो मस्त देखते हैं हम लोग। बट बाबर का पीएसएल में परफॉर्म करना रोजा डिफरेंट और बाबर का, लेकिन अभी भी देखे कल के मैच में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, 139 था। नॉर्मली तो आप देखें 125, 130 के दरमियान खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 125, 130 का स्ट्राइक रेट कुछ मायने नहीं रखता और ना इस परफॉर्मेंस से दूसरी ऑपोजिशन को कोई डेंट पहुंचता है। तो आजकल तो जो क्रिकेट हो रही है, जिस तरह इस दफा मैं कह रहा था कि पहला पीएसएल है कि पाकिस्तान को अच्छे लड़के मिल रहे हैं। समीर मनास है, इरफात मनास अच्छा कर रहे हैं, शामिल हुसैन है, इसी तरह अब्दुल्ला फजल है। तो ये बड़े अरसे के बाद हुआ है कि पाकिस्तान को बैटिंग टैलेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक पहले तो आपको भी एक आधा बॉलर नजर आता था। अच्छा, हमें बॉलर्स भी अब नजर आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो अंडर 19 खेल कर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात अगर करें, जो रायली रूसो हैं उन्होंने 26 रन बनाए, ख्वाजा नाफे ने 20 रन बनाए, हसन नवाज ने 37 बनाए। इन तीनों की परफॉर्मेंस के अलावा कोई काबिल जिक्र खिलाड़ी सामने नहीं आया। देखें, ये 2-3 टीमों का मैंने पहले भी बड़ा इस पे क्रिटिसाइज किया था। साउथ स्कील है, कैप्टन है, वैसे मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, क्योंकि कैप्टन है तो मैंने ओपन आना है। और इसी तरह जो ख्वाजा नाफे हैं उनको वो उनका स्लॉट जो है ओपनिंग का वो छीना हुआ है। इसी तरह अब्दुल्ला फजल है पिंडी के अंदर, वो एज ए ओपनर टॉप ऑर्डर में खेलता है, क्योंकि रिजवान कप्तान है तो मैं नहीं आना है और रिजवान से परफॉर्म भी नहीं हो रहा। इसी तरह साउथ स्कील भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो जब आपके कप्तान इस तरह की सेल्फिश अप्रोच के साथ आएंगे और वो किसी बच्चे का हक जो है जो उनसे बेहतर खेल रहा है अभी करंटली, या तो देखे ना आप बच्चे से अच्छा खेल के दिखाइए, यंगस्टर से आप बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, फिर हम आपकी बात मानेंगे कि हाँ जी आपने डिजर्व करे और आपने उस जगह पे परफॉर्म करके दिखाया। तो जब ये नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन टीम के रिजल्ट पे भी आता है। अच्छा, ज़ल्मी हमें नजर आ रहा है, पता चल चुका है कि वो अब अगले मरहले में दाखिल हो गई है। बाकी कौन सी टीमें आपको दिखाई दे रही है?
देखिए मुल्तान सुल्तान के कॉम्बिनेशन बेहतर नजर आ रहा है, उनकी टीम का बैलेंस बेहतर है। इसी तरह कराची का लाहौर की लेग में तो बहुत आउटस्टैंडिंग था, बट इधर आके वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि कराची भी एक आपको बेहतर साइड नजर आ रही है। हैदराबाद किंग्समैन ने अचानक से एक उनके अंदर मैक्सवेल के आने के बाद से कोई कॉम्बिनेशन उनका बेहतर होना शुरू हो गया। बैक टू बैक 2 मैचेस जीते हैं। लाहौर के अंदर लाहौर में अच्छा कर रहे थे, कराची में जाके बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए हैं वो। तो ये 3-4 टीम है जो मुझे लगता है कि ये बेहतर करके, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगले मरले के लिए जाने के लिए पूरा पोटेंशियल रखती है। एक मैच अच्छा नहीं गया, बट वैसे ओवरऑल आप देखिए तो वो डिसेंट क्रिकेट खेल रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। PSL की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर की। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं एक्सप्रेसो किताब और देखते हैं कि आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज जो नदीमुल हसन साहब हैं हमारे गेस्ट, और उनसे बात करनी है मिज़ाह के हवाले से। और मिज़ाह जो है उसकी अगर तारीख़ देखी जाए, यानी कदीम यूनान से देखी जाए, तो उस वक्त तीन एजेस हमें मिलती हैं। एक तो बहुत ही कदीम मिज़ाह, फिर उसमें यूनान की अपनी एक मिडिल एज है, और उसके बाद एक मिज़ाह है। और वो बाकायदा मिज़ाह जो है वो बतदरीज सफ़र करता है, और उसको बाकायदा एक फ़िक्री संजीदगी के तौर पे लिया जाता है। लेकिन नदीमुल हसन साहब जो है उनकी शख्सियत इस हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब मैं उर्दू में मिज़ाह निगारी को देखता हूँ, यानी मैं जब देखता हूँ कि शफीक रहमान साहब हैं, या करण मोहम्मद खान साहब हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब हैं, इब्न इंशाह साहब हैं, इसमें 2 नाम कर्नल मोहम्मद खान और शफीक रहमान साहब, ये दोनों का पस मंज़र जो है वो फ़ौजी है। और दूसरी तरफ जब आते हैं तो क्या शानदार मिज़ाह उन्होंने तख्लीक किया। नदीमुल हसन साहब जो है उनके साथ जो मुश्तरका जो चीज़ हमें एक कॉमनैलिटी नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि आर्किटेक्ट है, डिज़ाइन को बहुत अच्छा समझते हैं, और उसी डिज़ाइन को सारे का सारा खूबसूरत लेके आ गया मिज़ाह में। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया। कहते हैं कि जब आप जो गुफ्तगू करते हैं ना, कोई इंसान को गुफ्तगू सीखनी हो कि किस तरह कहाँ पास देना है, कहाँ पे करना है, तो इसके लिए तबला जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे पास देना है। आर्किटेक्चर जो है या आर्किटेक्ट जो है उसके अंदर जो डिज़ाइन का एलिमेंट है और वो तमाम चीज़ें, मुझे लगता है कि आपने वो सारा असलूब जो है वो आपकी शायद इस लिखत में भी होगा। आपकी किताब आने वाली है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। मेरी किताब का नाम है नाम नहीं रखा अभी। ये क्या खूबसूरत नाम है क्या, क्योंकि आज भी कोई मुझसे कह रहा था कि ये नाम क्यों, मैंने कहा कि भाई पॉइंट ये कि मेरी ज़िंदगी की पहली किताब है, पब्लिश नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कि वो अभी तक पैदा ही नहीं हुई। तो ये चीज़ पैदा ही नहीं हुई तो उसका नाम कैसे रख सकता हूँ। क्या खूबसूरत। अच्छा, जिस तरह कहते हैं बहुत अच्छा कोई बड़ा नावल हो ना, तो उसका पहला फ़िक्रा सूझना बड़ा मुश्किल होता है। पहला फ़िक्रा सूझ जाए तो बहुत कुछ हो। नाम लिखना भी समटाइम्स लोग पूरी किताब लिख लेते हैं। जी। नाम के लिए नुस्खा है वफा की जानिब जाते हैं कि वहाँ से कोई तरकीब जो है उठा लें। तो आपने तो नाम बड़ा क्रिएटिव, यानी अगर पढ़ी हो किताब और इसका नाम ही जो है वो मुझे ये मजबूर करेगा कि मैं इसको लाजमी पढ़ूँ। वेरी क्रिएटिव। ये किताब शुरू ऐसे हुई थी कि मैं हूँ आर्किटेक्ट, और हमारा जो है ना प्रोफेशन वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ऐसे ही सही है। और वो पूरे 6 दिन जो हफ्ते के हैं ना, बस आपको हर तरफ से कोई कॉल ही आ रही होती है, कहीं आप पहुँच रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, वो आपके सर पे सवार हो जाता है। मैं तकरीबन 19 साल पहले से लिखना शुरू किया। मैं करता ये था कि संडे को मैं कहता था कि यार आर्किटेक्चर की कोई आदमी कोई बात ना करे, मैं कॉल भी नहीं लेता था, ठीक, और मैं संडे को लिखता था। ये 19 साल के संडेज हैं? जी 19 साल के संडे, या कोई लंबी छुट्टी मिल गई, या कोई जहाज में मैं बैठा हुआ हूँ और लॉन्ग फ्लाइट है तो मैं उसमें लिखता था। बुनियादी वजह ये थी कि अगर 6 दिन मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ और संडे को भी आर्किटेक्चर करने लग पड़ूं, तो मेरे अंदर से तो सीमेंट की बू आने लगेगी यार। क्या आपको तो ब्रेक तो चाहिए ना। तो मैं लिखता रहा, फिर वो कोई 19 साल में काफी बन गई कोई किताब। तो अच्छा, ये आपने पब्लिश के लिए लिखा? नहीं, ये नहीं लिखा। नहीं, वो मैं अपना कथारसिस। अच्छा। क्योंकि वो एक होता है ना, देखें, आर्किटेक्ट, पायलट और जो ह्यूमर राइटर है ना, वो बस पैदा होते हैं, वो उनके अंदर इनकलकेट होती है। तो ह्यूमर जो है ना आपके अंदर होता है, बस वो कहीं पे, वो किसी भी हालत में आ जाए। और मैं एनसीए का ग्रेजुएट हूँ, तो मैं एनसीए में मैं बहुत सारे, यानी मैं स्किट, मेरा तकरीबन मैंने कोई 200 स्किट्स लिखे हैं।
तो ह्यूमर तो मैं हमेशा से लिखता था, फिर मैं पाकिस्तान लेवल डिबेटर था, वो भी मैं अच्छा, इतनी जीते हैं ना, मतलब आपको दो अवार्ड्स मिले जो वर्ल्ड आर्किटेक्चर उसके अवार्ड हैं, फिर एक्सीलेंस के भी 2 अवार्ड वो भी मिले। और एक तरफ यानी आर्किटेक्चर उस फील्ड में पर्टिकुलर, उसमें क्या ऑनेस्टी है कि वो अवार्ड्स भी लेके आ रही है, लेकिन दूसरी जो जेहत है ये वाली भी है, तीसरी जो जेहत है वो टेलीविज़न वाली भी है जी, फिर 200 मिज़ाहिया खाके भी हैं, ठीक है। ये सारी एक हम देखें तो एक डिफरेंट जेहतें हमें नजर आती हैं और एक से एक क्रिएटिव है, बहुत ही खूबसूरत है। जो चीज़ आ रही है उसको सेलिब्रेट करो, वो कर लो, फिर एक वक्त आएगा। जैसे आपने बताया टीवी, मैंने किया टीवी 3.5 साल तक मैं डायरेक्टर था, मैंने गाने लिखे हैं बहुत सारे। अच्छा, जो ऐ जवां, जी क्या खूबसूरत, यानी पूरे पाकिस्तान में मकबूलियत की कई दहाइयाँ ये गाना सफ़र कर चुका है और आज भी वैसे का वैसे। जी बिल्कुल, आवाज़ बैंड का जी। आपने वो गाना लिखा था जी, और इस फील्ड में मजीद आगे कुछ किया आपने या गानों में? गाने वो कुछ नेचुरल चीज़ होती है ना। मैं देखिए, गाना लिखने और शायरी लिखने में थोड़ा सा फ़र्क ही है कि शायरी में तो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो करें, गाने के लिए आपको एक मीटर की सेंस चाहिए होती है कि यार ये गाना है, ये मीटर है, ये मूड है। शायरी जब अब मैं करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि किसी को पसंद आएगी, अच्छी आएगी, सही जा रही है, नहीं जा रही है, वो तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने नहीं वो पब्लिश करने के लिए इतने खूबसूरत जो भी वो मिज़ाहिया वो ये जो किताब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये फैसला क्यों कर हुआ कि आप इसको पब्लिश कर लिए? अच्छा, उसकी वजह क्योंकि आपको शाया भी कर रहा है पाकिस्तान का जो सबसे अच्छे पब्लिशर है। जी, तो वो वजह ये थी कि मैं पिछले साल था क्रिएटिव हेड था और चेयरमैन था IAP का। IAP इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान, ठीक है। और मैं चूँकि क्रिएटिव हेड था तो बहुत सारे इवेंट वो मैं फिर डायरेक्ट करता था और बड़ा टाइम मेरा जाया। तो किसी ने मुझे कहा कि यार तुम क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, मतलब क्या हो गया? मैंने कहा तो मैं ये नहीं करूँ, तो मुझे तो कोई एक्टिविटी चाहिए ना अदर देन आर्किटेक्चर। तो उसने कहा कि भाई आप जो है आप 19 साल से किताब लिख के बैठे हुए, तो छाप दें। तो मैंने उसको चुप कराने के लिए या एक वो करने के लिए मैंने वो मेल कर दी उन पब्लिशर को, संगे मील नाम है, आप चाहे तो काट लीजिए। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पब्लिशर है और मेरे से पहले उन्होंने मुश्ताक अहमद यूसुफी को छापा था, तो वो उर्दू ह्यूमर जो है वो छापते नहीं है। और मैंने भेजी शफीक रहमान साहब को, सारे उनका जो है वो ही छाप रहे हैं जी, लेकिन मोहम्मद खान, हाँ, ये सबको भी छाप। तो उसके बाद मेरा ये ख्याल था, मैंने भेज दिया, वो 3 महीने तो उनको मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने में लगेंगे और फिर ये सब कुछ होगा। तो 1.5 घंटे में कॉल आ गई कि हम छाप रहे हैं। उन्होंने पता नहीं 2-4 सफ़े ही पढ़े थे। तो जब उन्होंने कह दिया तो बस फिर बात ख़त्म। फिर वो हमने उस पर काम किया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ था, छपने से भी पहले क्या हुआ था? छपने से पहले ये हुआ था कि मैं लिखता था ये, और मैं इसलिए कोई नहीं छापता था किताब कि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं जो किताब छाप दूंगा इससे क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ेगा सोसाइटी को, या कोई मैं क्या ऐसी कोई चेंज ले आऊँगा। मतलब उससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो शायद मेरा आर्किटेक्चर करता है कि मैंने एक बिल्डिंग डिज़ाइन की, मैंने 15 साल पहले तय कर लिया कि यार ये वक़ार साहब जो ना इधर से आएंगे, इधर जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। आप चाहें ना चाहें आप उधर से ही आते हैं, उधर ही जाते हैं, उधर से ही बैठते हैं, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। मुझे किताब में कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा था। फिर हुआ कि मेरी अपनी औलादें उर्दू नहीं पढ़ सकती, जो जेनजी है या यंगर जनरेशन है। फिर हुआ ये कि एक दो ऐसे वाक़यात हुए कि मुझे ये समझ में आया कि ये जो जेनजी है ये उर्दू पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन सुनाओ तो बहुत इंजॉय करें। और वो मैंने आपको बताया था वाक़या कि इमरान कुरैशी एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम जी। तो उनकी बदकिस्मती के मैं उनका दोस्त हूँ। तो उनकी कोई तकरीब थी उनके एजाज़ में कराची ग्रामर स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ बोलें उनके लिए, और उर्दू में है इवेंट। तो इत्तेफाक से उसी तारीख को जिस दिन वो इवेंट था मुझे इस्लामाबाद में होना पड़ा, तो उन्होंने कहा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें, हम वो रन कर देंगे। भेज दिया, मैं भूल भी गया। मैं इस्लामाबाद में था कि बहुत ही स्टकअप किस्म की मीटिंग में, शाम को मेरा फ़ोन बार बार बजे। अल्टीमेटली मेरे औलाद की कॉल आई, तो मैं समझा पता नहीं कोई सीरियस ही काम हो गया। मैंने उठाया बाहर निकल के, तो शी सेड बाबा इज़ दैट यू? मैंने कहा व्हाट? कहती ग्रामर स्कूल में आपने बोला है? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? वो तो ये इतना अच्छा को तारीफ़ करनी की। तो मैं ये हैरान था कि कराची ग्रामर स्कूल के बच्चे उर्दू लिटरेचर को अंडरस्टैंड कर गए।
तो वहां से ये कहानी यानी वो सुनते हैं और उसको अप्रिशिएट करते जी हैं। बिल्कुल। और और फिर उसको हमने complete थोड़ा सा करते उसको हैं। डिग एंड डेल्व किया ना, तो देखें आप बोल अंग्रेजी रहे हैं लेकिन आपके कान में जो आवाज है ना वो तो उर्दू में आ रही है, या आपके इलाकाई मादरी जबान में आ रही है, क्योंकि आपकी नानी उर्दू में कहानी सुना रही है, आपके घर में जो मासी काम कर रही है वो पंजाबी है, उर्दू में बोल रही है, आप मतलब आप अंग्रेजी में सब्जी भी नहीं खरीद सकते। अच्छा नदीम साहब, एक अर्ज ये करूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी अदब है, यानी आप उसको नावल निगारी में चले जाएं, सफ़रनामा निगारी, जितना भी अदब, उसमें आपको बहुत कम नज़र आएगा क्वांटिटी वाइज जो मिज़ाह है। उसकी वजह शायद ये तख्लीक बहुत ही मुश्किल काम मिज़ाह के हवाले से। और मिज़ाह जो आप कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट में आप सोचते हैं कि जिस तरह एक बिल्डिंग तो विजिबल होती है, एक ब्रिज तो विजिबल होता है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल है कि जो हकीकत को तो आप मसख नहीं कर सकता मिज़ाह, लेकिन उसको काबिल बर्दाश्त तो बनाता है। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है एक आम आदमी पे। जब भी देखो एक खूबसूरत जुमला हो सकता है कि वो कहते हैं पूरा दिन आपका अच्छा गुजर गया। ठीक कह रहे हैं। अलहम्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी जो ये तकरीब हो रही है इसकी क्या क्या मतलब, इसमें एक तो अनवर मकसूद साहब का मैंने देखा है कि वो बड़े मदाह हैं आपके, दोस्ती है उनसे, बहुत अच्छा वो आपके हवाले से बोले हैं। तो अलहम्रा की तकरीब के हवाले से बताइए। बेसिकली ये हुआ था कि जब वो वाला इवेंट हुआ, फिर समहाउ एक लंबी स्टोरी है, फिर इसी तरह की जनरेशन के सामने मैंने 2-3 शोज़ किए कराची में और वो बड़े हिट हो गए। आपकी मिसेज ने बारह कहा होगा पहले 19 सालों में कि इसको पब्लिश कराना, बहुत उनकी आपने बात नहीं मानी होगी, तो अभी उनको गिला नहीं होगा कि यानी ये अब आके आपने बाकी लोगों के कहने पे? देखिए मैं बहुत चालाक आदमी हूँ। अच्छा मैंने अपनी जो किताब का इंतसाब है वो उनके और अपने बड़े भाई के नाम पे रख दिया, तो अब वो तो कुछ कह ही नहीं सकती। चलें ठीक है, दोनों अथॉरिटेटिव जो लोग हैं उनके नाम आपने करके उसके बाद ये बाबी बंद कर दिया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा में वो जो आपका बुनियादी आइडिया है जो म्यूज़िक और लिटरेचर को ब्लेंड करना और ये तमाम चीज़ें जी, तो अलहम्रा में क्या होने जा रहा है 17 तारीख को? 17 तारीख को ये हो रहा है कि हम थोड़े से आगे चले गए। जो मैं एक पीस बोलता हूँ कोई, वो म्यूजिक उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ट्रांसलेट करता है, और इस दफा हमने उसमें कथक भी डाल दिया है। कथक लफ्ज़ ही कथा से निकला है, जो मैं बात कह रहा हूँ वो कथा पूरी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस है और मेरा ख्याल है सब लोगों को आना चाहिए। मैं लोगों को ये बता दूं कि आखिरी शो है जिसमें फ्री एंट्री है, क्योंकि अगले शोज जो है वो सारे टिकटेड, फिर पैसे दे बेटर कम दिस टाइम। किताब कब तक मार्केट में आ रही है? किताब उसी दिन लॉन्च हो रही है, उसी और ये उस दिन लॉन्च भी हो रही है, उस दिन पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रही है, उस दिन इंटरनेशनली भी लॉन्च हो रही है अमेज़न वगैरह पे। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये किताब जो है ये लॉन्च होने जा रही है। ना सिर्फ ये कि ये किताब लॉन्च होगी, बल्कि वहाँ पे लिटरेचर और म्यूज़िक और कथक और ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड जो है ये भी आपको नज़र आएगा। नदीमुल हसन साहब से मिलने का भी शर्फ हासिल हो सकता है। बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इख्तिताम पर छोटा सा ट्रिब्यूट। स्टेज ड्रामों में मुनफिद परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अयूब अख्तर अलमारूफ बब्बू बराल गुजरांवाला के कस्बे घक्कर मंडी में 1959 में पैदा हुए। उन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ 1982 में गुजरांवाला से किया और फिर 1984 में लाहौर वो मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने बाग़े जनाब में ओपन एयर थिएटर में काम शुरू किया और जो उनका सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल ड्रामा था शर्तिया मिठे, उन्होंने उससे पूरे मुल्क में शोहरत हासिल की। उनको हम आज याद कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।